गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 16 जून 2025 और आज के बनने वाले करंट अफेयर्स के साथ साथ 12 जून 2025 के करंट अफेयर्स का भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 11 जून और 15 जून के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं 11 जून 2025 के करंट अफेयर्स को क्विक वे में। फ्रेंड्स देखिए, खबरों में रहा तमहिनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि ICDRI 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस के नीस में इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खबरों में रहा डुगेसिया पुनेन्सिस नामक प्लेनेरियन कृमि की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? इसका आंसर हो जाएगा पाषाणशील पुणे में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खबरों में रहा थीटू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर में। खराब मौसम के कारण एक चीनी जहाज यहाँ फंस गया था और यह स्प्रेटली द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में 9 साल पूरा हुए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसकी शुरुआत जून 2016 में हुई थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस पूर्वोत्तर राज्य में स्पेथास्पिना नुही नामक बीटल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय राज्य में स्पेथासिना नुही नामक बीटल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है और ये क्या करता है, जो फसलों में जो वीड्स होते हैं या खरपतवार या जो हानिकारक पौधे होते हैं उसको वो कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में सभी के लिए सतत ऊर्जा यानी SE फॉर ऑल पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा और इसकी शुरुआत 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी। हाल ही में NTPC लिमिटेड जो है इसमें शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथन आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे में कहाँ पर? कृषि महाविद्यालय सिंचन नगर में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान ने किसके नाम पर आम की एक नई किस्म को विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2025 से कौन सा राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा ID लॉन्च करेगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका और यह त्यौहार जो है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग 15 जून के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, शैक्षणिक सामग्री वितरण के लिए डाक विभाग द्वारा शुरू की गई नई डाक सेवा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान पोस्ट या नॉलेज पोस्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संगठन ने कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खबरों में रही नेट्रॉन झील किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया और केनिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संगठन ने रुद्रास्त्र एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी SDAL ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 13 जून को और इसका जो थीम है फ्रेंड्स एल्बिनिज्म डे का वह है हमारे अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा, हमारे जीवन का संरक्षण। इंग्लिश में हो जाएगा डिमांड आवर राइट्स, प्रोटेक्ट आवर स्किन, प्रोटेक्ट आवर लाइव्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 14 जून को। इसका थीम था फ्रेंड्स गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स यानी रक्त दे आशा दे साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली में योगा कनेक्ट 2025 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। इसका भी थीम है फ्रेंड्स एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य यानी 1 अर्थ 1 हेल्थ, इसका जो है थीम रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सेना अभ्यास नॉमेडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा उलान बटोर मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहाँ एग्री स्टेक
टर्निंग डाटा इनटू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय एथलीट ने प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IDRBT। तो देखिए, बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुसंधान संस्थान के साथ, इंग्लिश में हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ला कैवेलरी, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 12 जून 2025 को अहमदाबाद दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर विमान AI0171 के बारे में निम्न में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी सही है, सभी कथन सही है फ्रेंड्स। देखते हैं कौन कौन सा कथन दिया है। तो देखिए, इस विमान में चालक व सहचालक सहित 12 क्रू मेंबर और 242 में से 241 यात्रियों की मौत हो गई। चमत्कारिक रूप से एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश की जान बच गई, जो सीट संख्या 11A पर बैठे हुए थे। अहमदाबाद के सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी और मात्र 2 मिनट बाद ही यह आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, 50,000 लीटर फ्यूल भरा था विमान में, जिसके चलते हादसाग्रस्त होते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच कौन सी एजेंसी कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के आश्रितों को बीमा राशि का भुगतान किस संधि के आधार पर किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल संधि। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में जून 2025 में ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले इजरायल के सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइजिंग लायन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दुबई। और इसमें जो है थीम इसका था फ्रेंड्स, ग्लोबल एक्शन को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना, इसका थीम था। इंग्लिश में हो जाएगा एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ड्राइविंग प्रोग्रेस। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है 12 जून 2025 के करंट अफेयर्स का विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 जून को। तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2025 को मनाया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, 11 जून 2025 को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसका उद्देश्य उस क्रिया की शक्ति और महत्व का जश्न मनाना है जिसे अधिकांश वयस्क लोग हल्के में लेते हैं, जैसे खेलना। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 में इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था, ताकि इस डिजिटल युग में इसकी प्रासंगिकता पर जोर दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार 11 जून 2024 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया। इसका आरंभ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और बाल अधिकार समूहों के सामूहिक प्रयासों से हुआ। इसका उद्देश्य खेल को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने के साथ व्यक्तियों में लचीलापन, रचनात्मकता और नवाचार को भी बढ़ावा देना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज। तो देखिए, निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वे वेस्ट इंडीज से संबंधित हैं फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज और पूर्व व्हाइट बॉल कप्तान निकोलस पूरन ने महज 29 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने 106 T20I मैच खेल चुके हैं। इसमें 2275 रन, औसत 26.14 और स्ट्राइक रेट 136.39 रहा है इनका। वेस्ट इंडीज के T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। 61 वनडे में 1983 रन, औसत इनका 39.66 रहा है और स्ट्राइक रेट 99.15 रहा है फ्रेंड्स। वहीं टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कभी पदार्पण ही नहीं किया। उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है फ्रेंड्स दिसंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ किंग्सटाउन में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी टी रविशंकर को। तो देखिए हाल ही में 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। इसका डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए टी रविशंकर जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे और कर नीतियों पर सिफारिशें देता है और टी रविशंकर का अनुभव इसमें महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है फ्रेंड्स। अब देखिए वित्त आयोग की बात हो रही है तो वित्त आयोग से रिलेटेड कुछ हम लोग महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। देखिए वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन स्थापित करना है। राज्य वित्त आयोग भी होते हैं जो राज्यों के भीतर वित्तीय मामलों को देखते हैं फ्रेंड्स। 1951 ईस्वी में स्थापित भारत के पहले वित्त आयोग की अध्यक्षता केसी नियोगी ने किया था। किसने किया था? केसी नियोगी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसके द्वारा प्रजाला काठे ना आत्मकथा नामक किताब लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी बंडारू दत्तात्रेय द्वारा। तो देखिए हाल ही में बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा प्रजाला काठे ना आत्मकथा नामक किताब लिखी गई थी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के पूर्व राज्यपाल है ने प्रजाला काठे ना आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अनुभवों को दर्शाती है और लोगों के बीच उनके कार्यों की कहानी को प्रस्तुत करती है। यह कन्नड़ भाषा में लिखी गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। तो भारत में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं। देखिए भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा जो वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका समूह की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। ठीक है, बात हो रही है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य जो है ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया है फ्रेंड्स। यह संगठन 2009 में स्थापित किया गया था और इसमें पहले 5 सदस्य थे जिन्हें ब्रिक कहा जाता था और बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। 2024 में 5 और देशों को शामिल किया गया है जिनमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। लेकिन जनवरी 2025 में जो है इंडोनेशिया को 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया जिससे कुल सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई है? 11। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिहार। तो देखिए बिहार राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिला अंतर्गत विक्रम लॉक केनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का फीता काटकर उद्घाटन किया जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा पहल का हिस्सा है। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाएगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगी फ्रेंड्स। बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान के 10वें अवयव यानी कि सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत के तहत हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस संस्थान ने अपनी 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा यह जो है रिपोर्ट जारी की गई है। तो देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या कहा गया इसमें, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA ने 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। ध्यान रखिएगा इसका शीर्षक क्या है, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। इसमें बताया गया है कि 3 में से 1 वयस्क भारतीय अनचाहे गर्भाधान का सामना करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 30% भारतीयों की इच्छाएं कम या ज़्यादा बच्चा
पैदा करने की अधूरी रह जाती है फ्रेंड्स। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA की स्थापना जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए की गई थी। इसका मिशन यह सुनिश्चित करना है कि हर गर्भावस्था वांछित हो, प्रसव सुरक्षित हो और युवा क्षमता पूरी हो फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फसलों का वास्तविक अवलोकन के लिए क्रॉपिंग पहल किस योजना के तहत शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो देखिए, फसलों का वास्तविक समय अवलोकन के लिए क्रॉपिंग पहल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शुरू की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जल्द ही क्रॉपिंग पहल शुरू करने जा रहा है। क्रॉपिंग का मतलब है फसलों का वास्तविक समय अवलोकन और फोटो संग्रह। इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च किया गया है। यह पहल फसल के स्वास्थ्य और तनाव की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और कंप्यूटर विजन का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य फसल के नुकसान का आकलन स्वचालित करना और किसानों को बीमा दावों का तेजी से भुगतान सुनिश्चित करना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखा गया टॉरेंट सिंड्रोम किस प्रकार का विकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तंत्रिका संबंधी विकार यानी कि इंग्लिश में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो देखिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया टॉरेंट सिंड्रोम तंत्रिका संबंधी विकार है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए टॉरेंट सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो अचानक अनैच्छिक हरकतें या टिक्स नामक मुखर आवाजें पैदा करता है। यह आमतौर पर 2 से 15 वर्ष की आयु के बीच शुरू होता है, जिसकी शुरुआत की औसत आयु लगभग 6 वर्ष होती है फ्रेंड्स। अब देखिए, यह वैश्विक आबादी के लगभग 0.3% से 1% को प्रभावित करता है, जैसा कि हाल की रिपोर्टों में बताया गया है। यह स्थिति लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक आम है। टिक्स हल्के या गंभीर हो सकते हैं और इसमें पलकें झपकाना, झटके मारना या आवाज़ निकालना शामिल हो सकता है। गंभीर मामलों में यह भाषण, दैनिक गतिविधियों और जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस संगठन ने विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन 2025 की स्थिति की समीक्षा नामक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स खाद्य और कृषि संगठन। तो देखिए, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन 2025 की स्थिति की समीक्षा नामक रिपोर्ट जारी की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO ने हाल ही में विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन की स्थिति की 2025 समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि गहरे समुद्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को उनकी धीमी वृद्धि, देर से परिपक्वता, लंबे जीवन काल, कम प्राकृतिक मृत्यु दर और दुर्लभ स्पॉनिंग के कारण प्रबंधित करना कठिन है फ्रेंड्स। अब देखिए, गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों के केवल 29% स्टॉक को ही संधारणीय तरीके से पकड़ा जा रहा है, जिससे वे अत्यधिक असुरक्षित हो गई हैं। यह अत्यधिक मछली पकड़ने और अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने पर चिंता जताता है फ्रेंड्स। देखिए, वैश्विक स्तर पर सभी मत्स्य स्टॉक का 64.5% संधारणीय स्तरों के भीतर है, लेकिन 35.5% अत्यधिक मछली पकड़ी गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रही बनास नदी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राजस्थान में। तो देखिए, हाल ही में राज्य में, तो हाल ही में खबरों में रही बनास नदी जो है राजस्थान राज्य में है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं, देखिए हाल ही में राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी में डूबने से कई लोगों की जान चली गई, इसलिए यह चर्चा में रहा था। बनास नदी जो है उत्तर पश्चिमी भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। बनास नदी का उद्गम जो है राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला की खमनोर पहाड़ियों में वेरोन के मठ में होता है फ्रेंड्स, और उत्तर पूर्व की ओर बहती है। यह नदी अंततः सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में मिल जाती है फ्रेंड्स। देखिए, बिसलपुर जयपुर परियोजना बनास नदी पर एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो बनास नदी से जयपुर शहर को पीने का पानी प्रदान करती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा विस्तार से करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि 16 जून 2025 के करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में काफ़ी सारे इकोनॉमिक टर्म्स हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर बारीकी से बताया है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 2022-23। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारत की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई के लिए आगामी वर्ष से नया आधार वर्ष निर्धारित किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर 26 सदस्यीय सलाहकार समिति जो विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता 2024 में गठित की गई है, जो जीडीपी डेटा के आधार वर्ष का निर्धारण करेगी। जीडीपी के लिए नई श्रृंखला 27 फरवरी 2026 को जारी होगी, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष रखा जाएगा। वहीं आईआईपी के लिए 2022-23 को अस्थायी रूप से संशोधित आधार वर्ष के रूप में पहचाना गया है। इसका संशोधित डेटा वित्त वर्ष 2026-27 से जारी किया जाएगा फ्रेंड्स। सीपीआई के लिए यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए 2024 को संशोधित आधार वर्ष के रूप में पहचाना गया है। सीपीआई की आइटम बास्केट और भार राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि एनएसओ द्वारा 2023-24 में किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण यानी HCES पर आधारित होंगे। नई सीपीआई श्रृंखला 2026 की पहली तिमाही से प्रकाशित होंगी फ्रेंड्स। बात हो रही है यहाँ पर आधार वर्ष की। तो आधार वर्ष होता क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए आधार वर्ष जो है एक संदर्भ वर्ष होता है जिसका उपयोग आर्थिक और सांख्यिकी गणनाओं में तुलना करने के लिए किया जाता है। इससे जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी जैसे संकेतकों के वर्तमान मूल्यों की तुलना करके वास्तविक परिवर्तन को मापा जाता है। फ्रेंड्स, आधार वर्ष को सामान्यतः प्रत्येक 7 से 10 वर्षों में बदला जाता है ताकि यह दर्शा सके कि नए उपभोक्ता पैटर्न क्या है, आर्थिक संरचना में क्या परिवर्तन हुआ है, नए उत्पाद और सेवाओं का समावेश कैसा रहा है फ्रेंड्स। इन सभी के लिए यह जो है हर 7 से 10 वर्षों में आधार वर्ष को बदला जाता है फ्रेंड्स। अभी वर्तमान में भारत का आधार वर्ष 2011-12 है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में मई 2025 में भारत की मुद्रास्फीति दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है, जो फरवरी 2019 के बाद सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 2.82। तो देखिए हाल ही में मई 2025 में भारत की मुद्रास्फीति दर घटकर जो है 2.82% रह गई है फ्रेंड्स, जो फरवरी 2019 के बाद सबसे कम है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए देश में खुदरा महंगाई दर 2025 में गिरकर सिर्फ 2.82% रह गई है, जो बीते 6 साल का सबसे निचला स्तर है। यह फरवरी 2019 के बाद पहली बार है जब खुदरा महंगाई इतनी नीचे आई है। पिछले साल मई में यह दर 4.8% थी, यानी एक साल में महंगाई दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फ्रेंड्स, बात हो रही है मुद्रास्फीति की। तो मुद्रास्फीति क्या होता है कि देखिए जब किसी भी वस्तु का जो है डिमांड मार्केट में बढ़ता है और उस वस्तु की मूल्य भी बढ़ती जाती है, तो उस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। और जैसे ही किसी वस्तु के मांग में कमी आती है तो उस वस्तु के दर में भी गिरावट आती है, उसको क्या कहेंगे, मुद्रा अवस्फीति। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भारत का नामांकित शहर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी लखनऊ। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भारत का नामांकित शहर लखनऊ है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है। यह सम्मान उन शहरों को दिया जाता है जो अपनी रचनात्मकता और नवाचार के माध्यम से सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में योगदान करते हैं। विशेष रूप से भोजन और पाक कला के क्षेत्र में लखनऊ अपनी बिरयानी, कबाब और मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है और यह शहर एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है जहां दुनिया भर के लोग इसके स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए आते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला, ध्यान रखिएगा। इसमें असम के कुछ योजनाओं की भी मैं चर्चा करूंगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना किस राज्य में शुरू की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम राज्य में। तो देखिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना असम राज्य में शुरू की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, आखिर ये है क्या। देखिए असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2025 में मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना शुरू की थी। इस पहल का उद्देश्य असम में शोध करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, खासकर विकलांग लोगों पर ध्यान केंद्रित करना। यह योजना राज्य में अपनी तरह की पहली योजना है जिसे अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है फ्रेंड्स। देखिए शोधार्थियों के लिए
वित्तीय सहायता किस प्रकार की होगी इस योजना के तहत? तो इस योजना के तहत पूर्णकालिक शोधार्थियों को 25,000 रुपये का एक मुश्त वित्तीय अनुदान दिया जाता है। दिव्यांग शोधकर्ताओं को 40,000 रुपये की उच्च राशि के लिए पात्र होते हैं फ्रेंड्स। यह वित्तीय सहायता विद्वानों के लिए वित्तीय बोझ के बिना अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सार्वजनिक संस्थानों में नामांकित असम के स्थायी निवासियों के लिए खुली हुई है फ्रेंड्स। बात हो रही है यहाँ पर असम की, तो असम सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो काफ़ी चर्चा में रहा है और आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए असम की वर्तमान में चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं। अपुन बहन योजना, तो देखिए अपुन बहन योजना असम में चलाई जा रही है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ऋण प्रदान करती है, जिसमें ब्याज दरें अलग अलग हैं। पेट्रोल डीजल वाहनों पर 2% ब्याज दर, इलेक्ट्रिक वाहनों पर पुरुषों कर्मचारियों के लिए 3% और महिला कर्मचारियों के लिए भी 3% है फ्रेंड्स। वहीं मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान भी चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में 2 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी रोजगार का माध्यम प्रदान करना फ्रेंड्स। तीसरा योजना है फ्रेंड्स अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना भी असम में चलाई जा रही है। यह योजना गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। चौथा योजना है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना। यह भी असम में चलाया जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम उन्नयन योजना राज्य के समग्र विकास के लिए शुरू की गई है और इसके तहत कई परियोजनाएं चलाई जा रही है। अगला योजना है यहाँ का फ्रेंड्स असम आरोग्य निधि। यह योजना बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को जानलेवा बीमारी और प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं के कारण होने वाली चोटों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति यानी कि OSCC के 137वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी नई दिल्ली फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति के 137वें सत्र की मेजबानी की है फ्रेंड्स। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स भारतीय तटरक्षक बल ने नई दिल्ली में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति के 137वें सत्र की अध्यक्षता की। यह बैठक 12 जून 2025 को हुई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत के अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तैयारियों और प्रभावशीलता की समीक्षा करना और संयुक्त प्रतिक्रिया रणनीतियों को मजबूत करना था। बैठक में रक्षा, ऊर्जा और खुफिया क्षेत्रों के अधिकारी शामिल हुए थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स उस्ताद गुलाम नबी शाह निम्न में से किस लोक संगीत से संबंधित थे जिनका निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कश्मीरी लोक संगीत यानी कश्मीरी फोक म्यूजिक। फ्रेंड्स उस्ताद गुलाम नबी शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया वे जो हैं कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित थे। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए उस्ताद गुलाम नबी शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया कश्मीरी लोक संगीत से जुड़े थे। उन्हें हमली बुलबुल के नाम से भी जाना जाता था। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीरी लोक संगीत का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हाल ही में किस राज्य में कुसुम सी योजना का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक राज्य में कुसुम सी योजना का औपचारिक उद्घाटन हाल ही में सिद्धारामैया जी के द्वारा किया गया फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने राज्यव्यापी कुसुम सी अभियान को हरी झंडी दिखाई है। कुसुम सी योजना जिसके तहत किसान बिजली पैदा करते हैं और उसका उपयोग करते हैं पहले से ही चल रही है। इस योजना के लिए राज्य 50% सब्सिडी देगा और केंद्र सरकार 30% सब्सिडी देगा फ्रेंड्स। बात हो रही है कुसुम योजना, तो कुसुम योजना से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज को हम लोग देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा था फ्रेंड्स कुसुम योजना को लेकर के राजस्थान। तो देखते हैं राजस्थान क्यों चर्चा में रहा था। देखिए कुसुम योजना के तहत राजस्थान ने 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है और यह ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था मई में फ्रेंड्स। यह उपलब्धि राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सौर ऊर्जा उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है फ्रेंड्स। ध्यान रख लीजिएगा इन सभी डेटा को। देखिए अब बात हो रही है पीएम कुसुम योजना। तो देखिए ये तो राज्य सरकार ने चलाया, लेकिन भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की थी। उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए मार्च 2019 में शुरू की गई थी पीएम कुसुम योजना।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई और अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करना था फ्रेंड्स। देखिए, पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप खरीदने पर 60% का सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा सोलर पंप लगाने के लिए 30% लोन भी मिलता है फ्रेंड्स। पीएम कुसुम या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना का उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के हिस्से के रूप में 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 40% तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का सम्मान करना है। यह सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50-50 के अनुपात में प्रदान की जाती है, यानी 60% है तो 30% का अनुदान केंद्र सरकार देगा और 30% का योगदान जो है राज्य सरकार देगा फ्रेंड्स, और 30% का लोन और 10% खुद किसान को लगाना होगा। तो इस तरह से बांटा गया। लेकिन कुछ राज्य जो होते हैं अपने हिस्से को बढ़ा करके भी देते हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर पहली टास्क फोर्स बैठक आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स दिल्ली। तो देखिए, भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत के कपड़ा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में वाणिज्य मंत्रालय ने वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल की अध्यक्षता में वाणिज्य भवन दिल्ली में वस्त्र निर्यात पर कपड़ा निर्यात पर टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई है फ्रेंड्स। इसका जो है फ्रेंड्स प्राथमिक एजेंडा जो था वह रहा है निर्यात सुविधाओं को कारगर बनाने, क्षेत्रीय बाधाओं को दूर करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए था, जो कि एक एकीकृत मंच बनाता है फ्रेंड्स। यह पहल सरकार की व्यापक निर्यात संवर्धन रणनीति के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य भारत के दूसरे सबसे बड़े रोजगार सृजन क्षेत्र के समक्ष उपस्थित विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना है। तो पहला जो है सबसे ज़्यादा रोजगार जो है कृषि में मिलता है, उसके बाद वस्त्र उद्योग में मिलता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। कपड़ा उद्योग जो भारत के कुल निर्यात में लगभग 10% का योगदान भी देता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है फ्रेंड्स, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है फ्रेंड्स? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र राज्य ने सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर दिल्ली रहा है फ्रेंड्स। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्रवाह में महाराष्ट्र और कर्नाटक का योगदान 51% रहा था फ्रेंड्स। महाराष्ट्र ने अप्रैल से मार्च 2024 के दौरान अधिकतम $19.6 बिलियन का विदेशी निवेश आकर्षित किया और देश के कुल FDI का 31% हिस्सा रहा था फ्रेंड्स। वहीं आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के दौरान कर्नाटक को $6.62 अरब का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था। दिल्ली तीसरे स्थान पर रही है $6 बिलियन के साथ। गुजरात चौथे स्थान पर रहा है $5.71 बिलियन के साथ। उसके बाद तमिलनाडु $3.68 बिलियन, हरियाणा $3.14 बिलियन तथा तेलंगाना $3 बिलियन का स्थान रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आचार्य प्रशांत। हमेशा आप लोग देखते होंगे यूट्यूब वगैरह में, ठीक है। तो देखिए, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार जो है आचार्य प्रशांत को दिया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, 2025 में सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार आचार्य प्रशांत को दिया गया है। यह पुरस्कार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया गया फ्रेंड्स। अब देखिए, आचार्य प्रशांत को यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संकट के प्रति जागरूकता बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। उनका काम जो दार्शनिक और लेखक के रूप में है, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है फ्रेंड्स। इसके अलावा राम भरोसा कंडवाल और डॉक्टर चंद्रमोहन बर्थवाल को पंडित मथुरा प्रसाद विश्व पर्यावरण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 2025 तक सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो अगला इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तीसरा। तो देखिए फ्रेंड्स, 2025 तक सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत की वैश्विक रैंक जो है तीसरा है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित 15 जून को वैश्विक पवन दिवस 2025 कार्यक्रम में बेंगलुरु में
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए जानकारी साझा किया है कि 2025 तक भारत सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। भारत ने 2024 में 24 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो 2023 की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है और चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया। यानी कि पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत है। फ्रेंड्स, भारत में विश्व स्तर पर चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता है। देखिए, भारत का पवन ऊर्जा में स्थान चौथा है, ये भी ध्यान रखिएगा, और यह तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक है। भारत तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक देश भी है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी किर्गिस्तान। तो देखिए, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, भारत और किर्गिस्तान सरकार के बीच 14 जून 2019 को बिश्केक में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT, जो कि 5 जून 2025 से लागू हो गई है। यह संधि 12 मई 2000 को लागू किए गए पूर्व समझौते का स्थान लेगी, जिससे दोनों देशों के बीच निवेश की सुरक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करेगी या उससे सुनिश्चित होगी। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।